हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। एक बार फिर से स्वागत है HMWB बैंकिंग एग्जाम में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं संजय कुमार मौर्य आप लोगों के लिए लेके आया हूँ सिलेक्शन का होम्योपैथ, जिसमें मैं आपको अर्थमेटिक्स के मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराता हूँ ताकि आपकी अर्थमेटिक इम्प्रूव हो सके और आप कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सके। क्योंकि इसीलिए मैंने इसका नाम ही रखा है सिलेक्शन का होम्योपैथ। आपको भी पता है कि होम्योपैथ जो होती है वो धीरे धीरे काम करती है, तुरंत काम नहीं करती है। इसका रिस्पांस आपको 1 या 2 महीने बाद ही मिलेगा, जब आपकी स्पीड तेज हो जाएगी। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन चलने से पहले अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और अभी तक चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे साथ इसी प्रकार बने रहने के लिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है ये। आप इसे पढ़िए, फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, मैं यही कहूँगा कि आप क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश कीजिए। जितनी आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे उतना ही आपके लिए आसान होगा सॉल्व करने में। ठीक है, चलिए, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। कह रहा है यदि ईशान ने अधिकतम अंकों का 27% प्राप्त किया तो उसने कट ऑफ अंकों से 25 अंक कम प्राप्त किए, और यदि उसने अधिकतम अंकों का 40% प्राप्त किया तो उसने कट ऑफ अंक से 40 अंक अधिक प्राप्त किए। तो परीक्षा में उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक अंक का प्रतिशत ज्ञात कर कीजिए। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि मैक्सिमम अंक कितना है, मैक्सिमम मार्क्स मान लिया। मैक्सिमम मार्क्स कितना है, मैक्सिमम मार्क्स कितना हम मान लेते हैं, x मान लेते हैं, क्योंकि हमें तो पता नहीं है। ठीक है, कह रहा है कि अधिकतम अंकों का 27% प्राप्त किया। अधिकतम अंक कौन सा हमारा है, ये है। इसका 27% कितना होगा, x का 27%। ठीक है, कह रहा है तो उसने कट ऑफ अंकों से 25 अंक कम प्राप्त किए। जो मैक्सिमम अंक का उसने 27% प्राप्त किया, अगर वो 25 अंक और प्राप्त कर लेता तो वो क्या करता, कट ऑफ मेरिट पे पहुंच जाता। तो हम क्या करते हैं, अगर 25 जोड़ दें तो ये हमारी क्या हो जाएगी, कट ऑफ मेरिट, कट ऑफ मार्क्स हो जाएगा हमारा ये। क्योंकि 25 नंबर ही तो कम था उसके पास 27% में मैक्सिमम मार्क का, तो हमने 25 जोड़ दिया। तो अब क्या हो गया, ये कट ऑफ मेरिट हो गई हमारी। आगे कह रहा है कि यदि उसने अधिकतम अंकों का 40% प्राप्त किया होता। अगर उसने, सेकंड कंडीशन कह रहा है कि अगर उसने अधिकतम अंक ये है उसका 40% प्राप्त किया होता तो उसने कट ऑफ अंकों से 40 अंक अधिक प्राप्त किए। अगर वो 40% प्राप्त करता तो 40 अंक ज्यादा प्राप्त कर लेता कट ऑफ मेरिट से। तो कट ऑफ मेरिट पर जाने के लिए हम क्या करते हैं, 40 नंबर को घटा देते हैं, तब भी तो ये कट ऑफ क्या है, ये भी हमारी कट ऑफ मेरिट हो गई। क्योंकि जो 40 नंबर ने ज्यादा पाया था उसको हमने घटा दिया, तो ये भी हमारी क्या हो गई, कट ऑफ मेरिट हो गई। अब दोनों कट ऑफ मेरिट है तो क्या करते हैं, आपस में हम बराबर कर देते हैं, ये भी कट ऑफ मेरिट ये भी कट ऑफ मार्क्स। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, हम इनको बराबर कर लेते हैं। तो x 27% प्लस कितना है 25 बराबर कितना हो जाएगा, ये x का 40% माइनस 40। सॉल्व कर लेते हैं। 27x को इधर लाएंगे, 40x में से कितना बचेगा, 13% ऑफ x। ठीक है, 13% ऑफ x, और इधर से ये क्या 40 इधर आएगा तो ये कितना हो जाएगा 65। तो 1% ऑफ x कितना होगा, 1% ऑफ x कितना होगा, 13 पचे 65 5। तो 100% ऑफ x कितना होगा, कितना हो जाएगा 500। या ऐसे करिए, या फिर अगर आपको लग रहा है कि 100% ही क्यों माना, क्योंकि कोई भी संख्या अपने आप में 100%, अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो 1% बराबर x बराबर 5। तो 1% को जब हम फ्रैक्शन में चेंज, उसमें चेंज करेंगे रियल नंबर में, तो कितना हो जाएगा हमारा 100, 1/100 हो जाएगा। तो एक ऊपर से कोई मतलब नहीं, 500 ये आएगा। तो x का मान कितना आ जाएगा, सॉरी 5 आएगा, तो x का मान कितना हो जाएगा 500। तो यहाँ भी 500 यहाँ भी 500, बात वही हुई। ठीक है, तो x का कितना मान आ गया, मैक्सिमम मार्क्स हमारी 500।
एक्स मैक्सिमम मार्क्स हमारी कितनी आ गई, मैक्सिमम मार्क्स हमारी कितनी आ गई 500। कह रहा है कि परीक्षा में उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक अंकों का प्रतिशत बताना है। अगर उसने 27% प्राप्त किया और 25 अंक और प्राप्त कर लिया होता तो कितना हो जाता हमारा, कट ऑफ मेरिट पर प्राप्त कर लेता। तो 25 अंक 500 का कितना परसेंट होगा, और प्लस 27 तो यही है 27%। तो ये हमारी कट ऑफ मेरिट कितनी हो जाएगी परसेंटेज में, इंटू 100 करेंगे तभी तो ये परसेंटेज होगा। तो कितना 5 कितना आ गया ये 5%। तो ये कितना होगा 27% प्लस 5%, कितना अब हमारे पास हो गया ये 32%। अगर वो 32% प्राप्त कर लेता है तो वो क्या होगा, कट ऑफ मेरिट पे पहुंच जाएगा। तो कौन सा आंसर हमारा सही है, पहला दूसरा बी। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। क्या करते हैं हम पहले दोनों को कट ऑफ मेरिट पे ले जाते हैं। अगर उसने कट ऑफ मेरिट से कम प्राप्त किया तो हम कट ऑफ मेरिट जोड़ देते, अंक जोड़ दिया। कट ऑफ मेरिट उसने ज़्यादा प्राप्त कर लिया कट ऑफ मेरिट से, तो उसको हमने कट ऑफ मेरिट से घटा दिया। ठीक है, अब सॉल्व कर लिया तो हमें क्या मिल गया, मैक्सिमम मार्क्स मिल गया। अब मैक्सिमम मार्क्स में क्या कह रहा है कि कट ऑफ मेरिट में कितनी परसेंट होनी चाहिए, तो 27% है। ठीक है, 27 का प्लस अगर 25 कर दिया हमने तो कट ऑफ मेरिट हो गया। तो ये तो 25 जो है हमारा रियल अंक हो गया, रियल मार्क्स हो गया। तो हम उसको क्या करते हैं परसेंटेज में चेंज कर लेते हैं। परसेंटेज में चेंज करने के लिए आपको पता है कि जो हमने प्राप्त किया और अपॉन मैक्सिमम मार्क्स इंटू 100। ठीक है, आपने अपने खुद के एग्जाम में जैसे आपने प्राप्त किया होगा, अगर 500 में से 400 परसेंटेज कैसे निकालते थे, 400 ऊपर अपॉन मैक्सिमम मार्क्स इंटू 100 कर देते थे। आपको पता चल जाता कि आप कितने मैक्सिमम मतलब कितना परसेंटेज आपने प्राप्त किया। तो सेम कंडीशन यहाँ भी है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमारा है जी, आप इसे पढ़िए फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। पढ़िए आप लोग क्वेश्चन को, जितना पढ़ेंगे उतना ही प्रॉब्लम सॉल्व करने में आसानी होगी, क्योंकि आपको पता हो जाता है कि क्वेश्चन में दिया क्या है और हमसे पूछ क्या रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम एग्जाम में यही फेस करने को मिलता है कि जल्दबाजी में हमें यही नहीं समझ में आता है कि दिया क्या है पूछ क्या रहा है। तो ये चीज़ें आपको प्रैक्टिस से आएंगी धीरे धीरे, ऐसा नहीं है कि एक बैग आ जाएगा, प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आएगी ये चीज़ें। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने पढ़ लिया होगा। चलिए मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। कह रहा है ए अकेला किसी काम को 60 दिन में पूरा कर सकता है, लेकिन बी की सहायता से वही काम वो 27 सहित 3/11 दिनों में पूरा कर सकता है। तो कार्य को अकेले बी द्वारा पूरा करने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। तो ये बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं है, आपने कर भी लिया होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, तो ए अकेला किसी कार्य को कितने दिन में करता है 60 दिन में। अब बी की सहायता से मतलब ए प्लस बी, बी की सहायता से मतलब दोनों तो कितने दिन में करते हैं 27 सहित 3/11 दिन में। तो ये कितना होगा 7 तिरिक 7 दूना 297 प्लस 3 300/11। तो आधे लोग कंफ्यूज होंगे कि हम एलसीएम किसका लें। तो आपको एलसीएम जो लेनी है वो 60 की लेनी है, 300 की लेनी है। जो बटे में हमें अगर कोई अंक आता है हमारा तो उसका एलसीएम मत लीजिए, हमेशा ऊपर वाले का एलसीएम लीजिए। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 300। तो ये हमारा क्या हो गया टोटल वर्क। ठीक है, तो टोटल वर्क हमारा गया, इसमें भाग दिया हमने तो कितना आएगा 6 पंचे 30। ये हमारा क्या गया इफिशियंसी, क्या गई इफिशियंसी। और 300 में 300 भाग दिया तो कितना आएगा 300 में 300/11 से भाग देंगे। ये बात याद रखनी है कि जब हम भाग देंगे टोटल वर्क में तो हम टाइम से भाग देते हैं ना। तो टोटल टाइम हमारा कितना है ये इसका ए प्लस बी का 300/11 है। जब 300/11 करेंगे देख लीजिएगा 300 टोटल वर्क अपॉन टाइम कितना 300/11। 300 से 300 कैंसिल, 11 क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया 11। ए प्लस बी का मान 11 है, ए का मान 5 है, तो सी का मान कितना आ जाएगा हमारा 6। सॉरी बी का मान कितना आ जाएगा 6। तो हमसे पूछा क्या है कार्य को अकेला बी द्वारा पूरा करने में लिया लगने वाला समय टोटल वर्क बी अलोन टाइम, वर्क टाइम कितना होगा,
कितना हो जाएगा, बी द्वारा अकेले किया गया काम, टोटल वर्क हमारा 300 है, इफिशियंसी से भाग दे देते हैं, इफिशियंसी कितनी, 6, 6 पंचे 30, 50 डे। तो हमारा क्या आ गया, टाइम आ गया कितना, 50 दिन। 50 दिन कौन सा सही, डी। तो समझ में आ गया होगा, ये बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं था आपके लिए, सिंपल था, बस थोड़ा सा कभी कभी क्या होता है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये हमें क्या करना है। तो हमेशा ऊपर वाले का एलसीएम लेते हैं, जब भाग करना होता है तो पूरे से करते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमारा है ये, आप इसे पढ़िए, फिर इसे सॉल्व करना चाहते हैं तो वीडियो रोक के सॉल्व भी कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहते हैं तो मैं बताता हूँ, लेकिन मैं यही कहूँगा, आपको सजेस्ट करूँगा कि आप सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर कीजिए, चाहे गलत चाहे सही। सही करते हैं तो अच्छी बात है, गलत करते हैं तब भी अच्छी बात है, क्योंकि जब आप गलतियां करते हैं तो सीखते हैं कि हमने गलतियां कहाँ की थी। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। चलिए आप इसे पढ़िए और ध्यान से पढ़िए, 1-2 बार पढ़िए जरूर, पक्का। ठीक है, चलिए आपने पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। कह रहा है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट को एक निश्चित रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर है, ठीक है, पर निवेश की गई राशि पर 6 वर्षों और 2 वर्षों के अंत में 5760 रुपये और 2073 रुपये 60 पैसे मिलते हैं। ब्याज इन पे साधारण ब्याज को जो है 6 साल में कितना मिलता है, 5760 रुपये, और चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल में 2073 रुपये 60 पैसे मिलते हैं। ठीक है, तो पूछ रहा है कि हमने इन्वेस्ट कितना किया था, हम इन्वेस्ट अमाउंट पूछ रहा है हमसे, इन्वेस्ट प्रिंसिपल। ठीक है, तो चलिए साधारण ब्याज कह रहा है 6 साल का, 6 साल का साधारण ब्याज कितना है, सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 5760 रुपये। तो 1 साल का कितना होगा, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, 6 से भाग दे देते हैं, तो 6×9 = 54, 6×4 = 36, 960 रुपये पर ईयर सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, मैंने इसलिए डायरेक्ट भाग कर दिया क्योंकि क्या होता है कि सिंपल इंटरेस्ट में आपको भी पता है, अगर नहीं पता है तो सिंपल इंटरेस्ट में सिर्फ अमाउंट पे ही ब्याज मिलता है, सिर्फ अमाउंट पे ही ब्याज मिलता है, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, तो क्या होता है कि प्रिंसिपल पे सिर्फ इंटरेस्ट मिलता है तो वो सिंपल इंटरेस्ट हो गया हमारा, तो क्या कर डायरेक्टली हम भाग देख करके बता सकते हैं कि पर ईयर हमें कितना मिला। ठीक है, अब हम चलिए देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में कितना मिला। कंपाउंड इंटरेस्ट पहले ईयर जो प्रिंसिपल पे मिला वो भी कितना मिलेगा, 960 रुपये मिलेगा, और दूसरी साल जो प्रिंसिपल पे अमाउंट मिलेगा वो कितना मिलेगा, 960 रुपये मिलेगा, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट के लिए भी वही है और कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए भी यही। अगर पर ईयर 960 रुपये मिल रहा है तो कंपाउंड इंटरेस्ट में भी क्या होगा, पहले ईयर प्रिंसिपल पे 960 रुपये मिलेगा और दूसरे ईयर भी प्रिंसिपल पे 960 रुपये मिलेगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है, तो इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट कितना मिला, तो ये 2 साल में जो हमें कितना मिल गया, 9×2 = 18, ये 1920 रुपये हमें ये मिल गया, ये हमारा कितना हो गया 1920। लेकिन हमें टोटल मिला कितना है, 2 साल बाद, 2 साल बाद हमें कितना मिला है इंटरेस्ट, तो 2073 में अगर मैं घटा दूं 1920 तो कितना मिल जाएगा हमें, कितना मिल जाएगा 153.6, तो ये 153.6 एक्स्ट्रा मिला है कंपाउंड इंटरेस्ट में, सिंपल इंटरेस्ट है। ठीक है, तो ये 153 हमें कहाँ से मिला, ये हमें मिला ब्याज का ब्याज, 153 रुपये हमें जो मिला वो ब्याज का ब्याज मिला, मतलब इंटरेस्ट का। ये हमारा इंटरेस्ट है पहले साल का, ये दूसरे साल का इंटरेस्ट है, लेकिन दूसरे साल में इंटरेस्ट में क्या होता है, पहले साल के इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है, और वो कितना मिलता है, R%, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वही तो मिलेगा हमें, तो R% मिला। तो R% का मान हम निकालने के लिए क्या करते हैं, 153 जो हमें मिला, और किस पे मिला हमें, 960 रुपये पे मिला ना, तो 960 × 100। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, और ये क्या है, 10 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा
153, 36 मतलब 10 मतलब गायब। तो 16 से करते हैं, 16 नवैया 153, नहीं 16 नवैया, पहले सीधा सीधा काटते हैं। 4 से 4 तिहाई 12, ठीक है। कितना हो गया, 4 और 32, 4 चौके 16, 24 चौका 96, फिर 4 से कटेगा, 4 9 36, 4 छंग 24, 4 छंग 24, 16 छक्का 96, कितना आ गया हमारा, ये कितना आ गया, आर का मान 16%। कितना आ गया हमारा, आर का मान हमारा कितना आ गया, 16%, ठीक है। ये हमारा कितना आ गया, आर का मान 16%। तो यहां पे दे रखा है एक साल में पी आर का मान 16 और एक साल अपॉन 100, सिंपल इंटरेस्ट के लिए हम लगा देते हैं। और एक साल में हमें ब्याज कितना मिला सिंपल इंटरेस्ट पे, 960 रुपया। एक साल में तो हमें 960 रुपये ही तो मिल रहा है यहाँ। अब सॉल्व कर लेते हैं, 16 छक्का 96, 60, और इधर का इसका गुणा इधर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6000। तो हमारी प्रिंसिपल कितनी हो गई, 6000 रुपये। कौन सा आंसर सही है हमारा, ये। कौन सा आंसर सही है हमारा, ये, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आपको, ये बहुत हार्ड नहीं था, बहुत सिंपल ही क्वेश्चन था। लेकिन प्रैक्टिस करने पर, जो अगर पहली बार पढ़ रहा होगा, अगर प्रैक्टिस नहीं किया है तो उसके लिए तो हार्ड लगेगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमारा है ये, आप इसे पढ़िए, फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। चलिए, आपने पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं आपको बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन में कह रहा है, एक दुकानदार एक वस्तु पर क्रय मूल्य से 480 रुपये अधिक अंकित करता है और 20% की छूट देकर उसे बेच देता है। तो हम हमेशा जो है परसेंटेज में जो दिया होता है पहले उसको सॉल्व करते हैं, ये बात याद रखनी है, ठीक है। तो 20% का मान कितना होता है, 20% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/5। अब 1/5 कैसे लिख सकते हैं, ये भी मैंने बताया कि 20 को जब परसेंटेज हटाएंगे तो कितना होगा, 100, फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए। तो 20 पंचे 100, यही कितना आ गया, 1/5। तो यहाँ मैंने डायरेक्टली 105 1/5 लिख दिया। तो वो छूट हमेशा किस पे दी जाती है, छूट किस पे दी जाती है, जब आप मॉल में जाते हो तो वो प्राइस टैग लगा होता है, इस पे एमआरपी लिखी होती है, छूट तो उसी पे दिया जाता है ना। और आपको कैसे पता चलेगा कि दुकानदार ने या फिर मॉल वाले ने हमें कैसे छूट दिया, आप जाते हो मॉल में देखते हो कि प्राइस टैग क्या है, अच्छा ये प्राइस टैग है, इस पे कितना डिस्काउंट है, 20%, 25%, 30%, जो भी डिस्काउंट हो, ठीक है। तो हमेशा जो डिस्काउंट दिया जाता है वो किस पे दिया जाता है, मार्क प्राइस पे। और जब आप डिस्काउंट देने के बाद आप क्या करता है, वो दुकानदार जो बेचता है उसके लिए तो वो सेलिंग प्राइस हो गई। तो डिस्काउंट के बाद क्या होता है, जिस पे वो बेचता है उसे क्या कहते हैं, सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो अगर हमारा डिस्काउंट मार्क प्राइस 5 हो तो 20% का डिस्काउंट दे रहा है, मतलब 1 का डिस्काउंट दे रहा है, तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी हमारी, 4 होगी। अब हम मान लेते हैं हमारा मार्क प्राइस जो है 5x है और सेलिंग कितने पे कर रहा है, 4x पे कर रहा है। तो कह रहा है कि जिससे उसे 256 रुपए का लाभ होता है। लाभ कब होगा, प्रॉफिट कब होगा उसको, ठीक है, जब 200 का कॉस्ट प्राइस से वो 256 रुपए अधिक पे बेचेगा, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस से 256 रुपए पे अधिक बेचेगा। अगर 4x पे बेच रहा है तो उसने कितने पे बेचा होगा, खरीदा होगा, 4x माइनस 256 रुपए, इसी पे तो खरीदा होगा उसने, तभी ना वो 4x पे बेच करके कितना प्रॉफिट ले रहा है, 256 रुपए, ठीक है। तो यहाँ पे आप पहले देख लीजिए, ठीक है। तो कह रहा है क्रय मूल्य से 400 अधिक मूल्य अंकित करता है, क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित करता है, 480। और हमारे यहाँ कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस से कितना अधिक अंकित किया है। तो हम मार्क प्राइस में अगर कॉस्ट प्राइस घटा दें तो हम पता चल जाएगा कि कॉस्ट प्राइस से हमें कितना हमने अधिक अंकित किया है। तो 5x में से घटाएंगे तो कितना बचेगा, x प्लस 256, मतलब x प्लस 256 रुपए अधिक अंकित किया। लेकिन ये कह रहा है कितना अधिक अंकित किया, 480 रुपए अधिक अंकित किया। हमारे हिसाब से तो x प्लस 256 रुपए कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस अधिक अंकित किया, लेकिन जो क्वेश्चन में कह रहा है वो कह रहा है 480 रुपए अधिक अंकित किया। तो अब यहाँ से हम क्या करते हैं, x का मान निकाल लेते हैं, इधर ले जाएंगे 256,
तो 256 निकालिए तो 200 से 280, 80 बचा, 80 में से 56 गया, कितना होगा 224 रुपये। एक्स का मान कितना आ गया हमारा 224 रुपये। कह रहा है यदि दुकानदार 25% का लाभ कमाना चाहे तो लाभ कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा। पहले हम कॉस्ट प्राइस पता कर लेते हैं हमारी कितनी है। तो कॉस्ट प्राइस हमारी कितनी होगी 224 चौका कितना होगा 4x माइनस 256, 24 चौका कितना होगा 224 चौका 896, कितना होगा 896 माइनस 256 घटा देते हैं कितना आएगा 600, कितना 640, यही ना आएगा 640। अब कह रहा है कि वो 25% का प्रॉफिट कमाना चाहता है। तो 25% का प्रॉफिट कमाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कितने पे बेचना पड़ेगा उसे 640 हमारा क्या है कॉस्ट प्राइस है। अगर 25% पर प्रॉफिट कमाना चाहता है 25% का, 25% का मान 1/4 होता है, मतलब 4 की वस्तु वो कितने में बेचना चाहता है 4 की वस्तु वो 5 में बेचना चाहता है। ठीक है, तो अब सॉल्व कर लेते हैं। 16 चौका 64, 16 चौका 64 कितना 16 पंचे 80, कितने में बेचना पड़ेगा उसे 800 रुपये में। अगर वो 25% का प्रॉफिट कमाना चाहता है तो उसे 800 रुपये में बेचना पड़ेगा। तो हमारा कौन सा आंसर सही है ये। तो समझ में आ गया होगा आपको। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन हमारा है ये, आप इसे पढ़िए फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। ठीक है, जितना ध्यान से आप पढ़ेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। चलिए, आपने पढ़ लिया होगा मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। चलिए मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। कह रहा है एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात, त्रिज्या मतलब r, रेडियस एंड हाइट की रेशियो दे रखी है उसने कितना 2 और 3। आगे कह रहा है यदि बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई RH, यही होता है। कैसे होता है ये भी मैं बता देता हूँ। ये बेलन लंबवृत्तीय बेलन मतलब क्या हो गया, ये बेलन हमारा ये हो गया, ऐसे होता है बेलन गोला सा, आपने देख रखा होगा। तो इसका सरफेस एरिया पूछा, मतलब ये चारों तरफ का सरफेस एरिया कितना होगा। अगर मैं इसे काट दूं एक तरफ से तो ये कितना हो जाएगा, ऐसे होगा कुछ। तो ये क्या होगा, ये चीजें कट करके ये कितना हमारा था। अगर सर्कल का देखा जाए तो कितना होता है परिधि, जिसको परिधि कहते हैं, परिधि कितनी होगी तो 2 पाई r होती है। अगर हाइट में गुणा कर दें तो क्या हो जाएगी ये 2 पाई RH, ये हमारी 2 पाई r हो गई काटने पर। अरे h से गुणा कर दें तो अब क्या मिल जाएगा, पूरा टोटल सरफेस एरिया मिल गया कि नहीं मिल गया। तो समझ में आ गया होगा आपको कि 2 पाई RH ही क्यों लिखा गया यहाँ। ठीक है, तो चलिए मैं बताता हूँ। तो 2 पाई RH सरफेस एरिया दे रखा है, मैं इसे मान लेता हूँ हमारा रेडियस 2x हाइट 3x है। तो अब हम यहाँ रख देते हैं सरफेस एरिया कितना है 2 पाई RH फार्मूला होता है, लेकिन उसका जो मान दे रखा है वो कितना 2304, कितना 2304 सेंटीमीटर क्यूब। तो 2 का मान 2 रख देते हैं, पाई का मान उसने बोला है 3 रखने के लिए 3 रख दिया, r का मान रख दिया 2x, h का मान 3x, ये 2304। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 6 इंटू एक्स स्क्वायर, ये कितना हो गया 2304। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना होगा 2304, 6 6, चाहे इसको काट दीजिए चाहे यहाँ से डायरेक्ट एक्स का मान निकाल लेते हैं। 2304 किसका होता है 48 का स्क्वायर होता है, ये आपको पता है। और 6 6 2 है तो 1 6 आ जाएगा, अब काट देते हैं 8 6 48, एक्स का मान कितना आ गया 8 आ गया, एक्स का मान 8 आ गया। तो अब हमारा रेडियस पता चल गया हमको कितना है 8 दूना 16 सेंटीमीटर, और ये कितना है 24 सेंटीमीटर। अब हमें पता चल गया कितना कितना है, ये है
तो पूछ रहा है कि वेलन का आयतन कितना आता है, v बराबर पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान उसने बोला है 3 रखने के लिए, आर का मान हमें पता ही है कितना, 16 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा। चलिए रख करके तब सॉल्व करते हैं। स्क्वायर किया इंटू 24, 3 16 16 256 इंटू 24। अब सॉल्व कर लेते हैं। तो 24 ना 48 72, 256 उड़ते 72। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 दूनी 12, लास्ट में 12 आ रहा है, 2 तो 7 25 35 और कितना हो जाएगा 18 432। कितना हो जाएगा 18 432। आयतन कितना होता है सेंटीमीटर क्यूब। कौन सा आंसर चाहिए हमारा, पहला। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसमें फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है, या फिर फॉर्मूला जैसे मैंने बताया कि छोटे मोटे फॉर्मूला याद करके उसको जनरेट कर सकते हैं। तो अगर आपको फॉर्मूला याद है तब भी अच्छा है, अगर जनरेट करना चाहते हैं तब भी अच्छा, लेकिन आपको याद होना चाहिए कि उसका फॉर्मूला होता क्या है, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ये, तो आप इसे पढ़िए, फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि बिना प्रैक्टिस के आप सिलेक्शन ले जा सकते हो। आप चैप्टर वाइज पढ़ करके ज्ञान ले सकते हो, लेकिन क्या है कि जब तक नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप सिलेक्शन नहीं ले सकते हो। मोस्टली बहुत कम बच्चे लेते हैं, ऐसी बात नहीं है कि 100% नहीं लेते हैं, लेकिन वो क्या होता है हजारों लाखों में एक होते हैं, लाखों में एक दो होते हैं, ठीक है, जो कि चैप्टर पढ़ करके उनका आईक्यू इतना तेज होता है कि वो याद हो जाता है उनको। लेकिन सबका आईक्यू तो ऐसा नहीं होता, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस, ठीक है। चलिए पढ़ लिया होगा आपने, मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। कह रहा है दो पाइप ए और बी 6 घंटे और 9 घंटे में एक टैंक को भर सकते हैं। दो पाइप हैं ए जो कि भर रहे हैं, ए 6 घंटे में भरता है, बी कितने घंटे में भरता है, 9 घंटे में। जब दोनों पाइप एक साथ चलाए जाते हैं तो किसी रिसाव के कारण टैंक को भरने में 1/2/5 घंटे अधिक लगते हैं। कह रहा है कि एक और बी दोनों चलाए गए, लेकिन रिसाव के कारण, मान लेते हैं कि कोई छेद है जो कि सी है, मतलब होल है उसमें कहीं से, वो सी है जो खाली कर रहा है, वो जो इन दोनों का टाइम होगा उससे, मान लेते हैं इनका दोनों का टाइम कितने टाइम में भर रहे हैं, एक्स टाइम में, उससे कितना टाइम अधिक ले रहा है, 1/2/5, मतलब 5 2 7/5 घंटे अधिक ले रहा है। तो क्या करते हैं, अब हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, मैंने आपको बताया हुआ है पहले कि हम टोटल वर्क कुछ भी मान सकते हैं। हमेशा एलसीएम इसलिए लेते हैं कि डिवाइड होने पर हमें एक्यूरेट वैल्यू मिले, दशमलव में ना मिले, इसलिए हम ऐसा करते हैं, ठीक है। तो हमने टोटल वर्क यहाँ पे 6 और 9 का एलसीएम लेके निकाल लिया, ठीक है। 6 और 9 का एलसीएम लेके हमने टोटल वर्क निकाल लिया, ठीक है। तो टोटल वर्क लेके 6 और 9 का एलसीएम लेके टोटल वर्क निकाल लिया तो कितना आएगा, 18 आएगा। तो ये हमारा कितना हो गया, एफिशिएंसी अब इनकी निकाल सकते हैं। एफिशिएंसी कितनी होगी, 6 से भाग दिया तो ए की एफिशिएंसी 3 हो गई, और 9 से भाग दिया तो ए की बी की एफिशिएंसी 2 हो गई। और यहाँ पे तो हमें पता नहीं है कि कितनी आएगी ए बी सी की एफिशिएंसी, तो उसको ऐसे रहने देते हैं, ठीक है। कह रहा है कि रिसाव द्वारा पूरी टैंक, तो किसी रिसाव का भरने में इतना टाइम लगते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, अगर टोटल वर्क हमें पता है और ए बी की इफिशियंसी पता है, तो हम तो ये बता सकते हैं ना कि ए बी कितने टाइम में भरेगा। ये तो हम बता सकते हैं ना कि ए बी, अगर इफिशियंसी पता है तो ए टोटल वर्क पता है, तो ए बी द्वारा साथ में कितने टाइम में भर देंगे उस टैंक को, तो आप तो बता सकते हैं ए प्लस बी टुगेदर
फुलफिल टैंक टाइम कितना होगा, कितना हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा, टोटल वर्क हमारा 18 है और इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, 5 है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, कुछ कटेगा, कुछ नहीं कटेगा, तो 18/5 घंटे में ये पूरा भर देंगे। लेकिन यहाँ पे अब देखिए, अब हमें क्या है, x का मान तो पता चल गया ना, कह रहा था ए बी जितनी देर में भरते हैं उससे इतना टाइम अधिक लगता है। अगर ए बी 18/5 18/5 में भरते हैं तो अब क्या करते हैं, x का मान यहाँ पे रख देते हैं, यही तो हमारा x का मान हुआ 18/5 प्लस 7/5, 18 7 25 मतलब 5 आवर। 5 घंटे में ए बी भर रहे हैं और सी खाली कर रहा है, तब भी अब क्या होगा, टोटल 5 घंटे में भर जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, 5 से भाग दे देते हैं, तो अब तीनों की एफिशिएंसी एक साथ में पता चल जाएगी। अगर तीनों एक साथ चल रहे हैं मतलब खाली भी कर रहा है, दोनों भर भी रहे हैं, तो टोटल वर्क में भाग देंगे तो तीनों की एफिशिएंसी हमें पता चल जाएगी। तो यहाँ तीनों की एफिशिएंसी कितनी आएगी, अगर हम 5 से भाग दिया हमने, तो यहाँ तीनों की एफिशिएंसी कितनी आएगी, 18/5। अब तीनों की एफिशिएंसी है ए बी सी तीनों की, अगर ए बी और सी की तीनों की एफिशिएंसी 18/5 है और ए बी की एफिशिएंसी हमें पता है कितनी है, 5 है। ए बी की एफिशिएंसी कितनी, 5 है, तो 18/5। अब 5 को इधर ले जाएंगे तो 25, तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 18। 25 में से 18 गया कितना, 7, अब वो भी माइनस में, मतलब खाली कर रहा है तभी तो माइनस, तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 7/5। ये माइनस का चिन्ह ये डिनोट करता है कि वो खाली कर रहा है। ठीक है, तो अब कह रहा है कि रिसाव द्वारा पूरी टैंक को खाली करना, रिसाव कौन कर रहा है, ये सी तो रिसाव कर रहा है जो हमने माना था। अब हमें रिसाव द्वारा, तो सी का जो टाइम होगा खाली करने का, ठीक है, सी का टाइम ये खाली कर रहा है, तो खाली कर रहा है सी, तो क्या होगा, टोटल वर्क अब हमें पता है 18 है, किस इफिशियंसी से खाली कर रहा है, 7/5, तो ये क्या 18×5 = 7 आ गया, तो ये कितना आ गया, 12×7 = 84, 12 सही 6/7 घंटे। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, इतना मैंने डिटेल में आपको बताया है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि ये कहाँ से कहाँ क्या करना है। ठीक है, तो ये तभी पॉसिबल है अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो कौन सा आंसर हमारा सही है, सी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन हमारा है ये, आप इसे पढ़िए फिर सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ऐसा ही क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया है पहले, तो ये थोड़ा सा हट के है, अगर आप हमारे साथ बने होंगे तो ये क्वेश्चन मैं 1-2 बार पहले भी करा चुका हूँ, एक बार, क्योंकि मैं वो रिपीटाइजेशन करता हूँ कि आप भूले नहीं वो चीज़। प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है कि आप वो चीज़ भूले नहीं, इसलिए बार बार वो चीज़ें आपसे कराई जाती हैं। ठीक है, तो चलिए आप इसे पढ़ लीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि उसमें दिया क्या है और पूछ क्या रहा है। मैं यही चीज़ आपसे हर बार कहता हूँ, अभी भी यही कह रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए हमने पढ़ लिया होगा, मैं इसको बताता हूँ सॉल्व कैसे करना है। इसका 2 मेथड बताता है, एक बेसिक और एक ट्रिक। ठीक है, बेसिक मेथड पहले देखते हैं। कह रहा है 3000 का निवेश 8% प्रतिवर्ष की दर से CI मतलब चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में 5184 रुपये हो जाती है। तो 2400 का 2% 8% के साधारण ब्याज पर अर्जित ब्याज ज्ञात करना। कह रहा है कि 3000 वो इन्वेस्ट करता है कंपाउंड इंटरेस्ट पर 3 साल के लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट R दे रखा है, उसने बताया नहीं, 8% दे रखा है, जो कि 3 साल बाद कितना हो जाता है, 5184 रुपये टोटल ये अमाउंट हो जाता है। प्रिंसिपल दिया 3000, अमाउंट हमारा हो गया 5184 रुपये। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो फॉर्मूले से पहले देखते हैं, बेसिक क्या होता है, A = P 1 + R/100 इंटू टाइम। ये फॉर्मूला तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, यही होता है। ठीक है, कि आप ये फॉर्मूला बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो क्या करते हैं, अमाउंट दिया है हमें 5184, प्रिंसिपल दिया है 3000, 1 + R हमें पता नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है आपको, नहीं, 8% ही दिया है, टाइम दिया है 3 साल। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, कुछ कटेगा, 3 से काटते हैं,
17 तरीक 51, 3 दूनी 6, 3 8 24। ये कितना आ गया 3 से काटने पर 1000। ये कितना आ गया 1000 और कटेगा 8 दूनी 16, 8 इक्काते 8 छिहत्तर 216, 125। तो यहाँ पे देखें तो 216/125 कर सकते हैं 1 + r/100 3 साल में। तो ये किसका क्यूब है? यहाँ अगर 3 है तो हम यहाँ पे भी देखेंगे कि क्यूब के मतलब क्यूब बन सकता है कि नहीं, और बनेगा जरूर क्योंकि क्वेश्चन में दिया है तो बनेगा जरूर। इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं देता है वो, ऐसा देता ही है क्वेश्चन में कि वो आपका क्यूब बन जाए। तो ये कितना होगा 6 का क्यूब, 6 6 36 छक्के 216, ये 5 का क्यूब। तो ये क्यूब हो गया 1 + r/100 क्यूब। अगर ऊपर में घात बराबर है नहीं तो नीचे क्या होंगे आधार भी बराबर होंगे। तो 6/5 बराबर 1 + r/100। अब यहाँ से r का मान निकालेंगे, एक इधर ले जाएंगे तो कितना होगा 6/5 - 1, 5 1 का 5 6 बटा, तो r/100 कितना आ जाएगा 1/5। यहाँ इसको एक इधर ले गए घटाएं तो r का मान कितना होगा, इधर से इधर कैंसिल 20। r का मान कितना हो गया हमारा 20% आ गया। r का मान हमारा 20% आ गया। तो अब पूछ रहा है कि 2400 पर 2 वर्षों में r%, मतलब अब 20% में पता हो गया तो साधारण ब्याज ज्ञात करना। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है आपको पता है PRT/100। P कितना है 2400, r का मान अब हमें पता चल गया 20%, कितने टाइम के लिए 2 वर्ष के लिए, अपॉन 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 24 दूना 48 दूना 96, कितना 960 रुपये। 2 साल में कितना ब्याज मिल गया इसे 960 रुपये। कितना मिल गया 960 रुपये। ठीक है, ये हमारा था बेसिक मेथड, पूरा प्रॉपर तरीके से एकदम ऐसे करते हैं। ठीक, तो चलिए मैं इसका ट्रिक भी मेथड बताता हूँ। इसके लिए हमें मिटाना पड़ेगा, तुमने मिटा दिया इसे। यहाँ पे देखा जाए तो ये हमें क्या दिया है प्रिंसिपल, ये कितना दिया है अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट का हम क्या करते हैं पहले रेशियो निकाल लेते हैं। हमेशा अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो हम क्या करते हैं प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो निकाल लेते हैं। प्रिंसिपल हमारा है 3000, अमाउंट हमारा है 5184, काट देते हैं फिर से 1000, 1728, फिर 8 से काट देते हैं 125, 8 से काट देते हैं 216। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो ये कितने का क्यूब है 5 का क्यूब है, यहाँ कितने का क्यूब है 6 का क्यूब है। मतलब हमारे ये 3 साल की बात हो रही है, तो 3 साल मतलब 3 क्यूब, मतलब ये हर साल जो है 5 से 6 हो रही है, 5 से 6 हो रही है, 5 से 6 हो रही है। हर साल क्या हो रही है 5 से 6, 5 से 6, मतलब हमारा रेट 5 से 6 हो रही है। तो हमारा कितना बढ़ रहा है एक साल में 1 बढ़ रहा है, कितने पर 5 पर। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा हमारा 1 बढ़ रही है, कितने पर 5 पर 1 बढ़ रही है 6 हो रही है। ठीक है, तो इंटू 100 कर देते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा ये 20। तो हमारा कितना आ गया ये 20% आ गया। ठीक है, अब सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं तो क्या कहते हैं अगर एक साल में 20% मिल रहा है तो 2 साल में कितना मिलेगा सिंपल इंटरेस्ट 40%, सीधा सीधा, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज मिलता है, मतलब इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है, जबकि सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है सिर्फ हमारी प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट मिलता है। तो हमारी प्रिंसिपल कितनी है 2400। तो एक साल में अगर 20% मिल रहा है तो 2 साल में कितना मिलेगा 40%। परसेंटेज को फ्रिक्शन में चेंज करते हैं तो 100 से गुणा कर देते हैं हम, कितना हो जाएगा 100, 24 चौका 96, 960, सीधा सीधा आ गया। तो ये हमारा था ट्रिक मेथड, कि वो कहानी आपको नहीं लिखनी है लेकिन आना वो भी चाहिए आपको। मैं यही कहूँगा कि आना वो भी चाहिए आपको, दोनों प्रैक्टिस में लाइए। ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है वेरिएबल दे देता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, तब ट्रिक काम नहीं करता। ठीक है, चलिए समझ में आ गया होगा, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है ये, आप इसे पढ़िए फिर मैं बताता हूँ सॉल्व कैसे करना है। आप 1-2 बार पढ़िए इसे ध्यान से। ठीक है, पढ़िए आप लोग, पढ़िए पढ़िए पढ़िए।
चलिए, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। तो कह रहा है ए, बी और सी ने क्रमशः इतना निवेश किया, इतना 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 प्रारंभिक निवेश के साथ एक व्यवसाय में प्रवेश किया। 8 महीने बाद ए ने क्या किया, 540 रुपए जोड़ दिए, मतलब 540 रुपए और अपना ऐड कर दिया। और बी और सी ने 810 रुपए निकाल लिए। 8 महीने बाद बी और सी ने 810 रुपए निकाल लिए। वर्ष के अंत में 13,950 रुपए का कुल लाभ हुआ। तो बी का हिस्सा पूछ रहा है। तो आपको हमने कितनी बार बताया है कि क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम का जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, प्रॉफिट का रेशियो मिलता है। प्रॉफिट, एग्जैक्ट प्रॉफिट नहीं मिलती, मैं हमेशा कहता हूँ। हम क्या करते हैं, इन्वेस्ट इनटू टाइम का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रेशियो आता है उसी अनुपात में हम क्या करते हैं, प्रॉफिट को डिवाइड करते हैं उनका। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ए, बी और सी। ए ने कितना इन्वेस्ट किया शुरू में, 1620 रुपया। बी ने कितना इन्वेस्ट किया, 2430 रुपया। और सी ने कितना इन्वेस्ट किया, 1890 रुपया। कह रहा है 8 महीने बाद, मतलब 8 महीने तक इन्होंने इतना ही इन्वेस्ट कर रखा। कितना, इतना ही इन्वेस्ट कर रखा। आगे कह रहा है कि ए ने 540 रुपए और जोड़ दिए। 540 जोड़ दिया तो कितना होगा, 1620, 2160 रुपए अब ए के इन्वेस्ट हो गए। लेकिन बी और सी ने 810 रुपए निकाल दिए। अब 2430 में से 810 निकालेगा तो कितना बचेगा, 1620 रुपए बचेगा। और यहाँ कितना बचेगा, 1080 रुपए बचेगा। कितना बच गया यहाँ, 1080 रुपए। 810 उसने निकाल लिया तो कितना बच गया, 1080 रुपए इंटू 4 इसलिए क्योंकि कह रहा है कि वर्ष के अंत में, तो वर्ष के अंत में 8 महीने तो इन्होंने यहाँ इन्वेस्ट कर दिया। अब बचा क्या टाइम इनके पास, इसके लिए 4 महीने बचे। तो 4 महीने यहाँ, 4 महीने यहाँ, 4 महीने यहाँ, गुणा कर दिया हमने। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो 4 से सब में है तो कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, मतलब 4 सब में है तो 4, 4 से 4, 4 दूनी, सब कैंसिल हो गया। सब में एक एक जीरो है तो कट जाएगा। ये बात रखनी है, काटना तभी है जब सब में कटे, एक ही अंक से सब में कटे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक में कट रहा हो एक में ना कट रहा। जब जैसे 6 अंक है तो 6 में कटना चाहिए उसी से, ठीक है, तभी काटेंगे हम। तो यहाँ 6 सब में 0 है, 2 कटेगा सब में, 2 सब में है, देख लेते हैं। हाँ सब में है तो 2, यहाँ कितना आ गया, 108। यहाँ 2 था, ये 2 कैंसिल हो गया तो यहाँ कितना, 81। यहाँ भी 2 है तो यहाँ के 2 से काटेंगे तो कितना होगा, 54। अब जोड़ लेते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा, 270, 162 प्लस 108, तो रेशियो कितना आ जाएगा यहाँ ए बी सी का, कितना आ जाएगा यहाँ 243 और 81 कितना होगा, 8 3 24, 8 चौक 32, यहाँ कितना आ जाएगा 4, यहाँ कितना आ जाएगा 189, 54 कितना हो गया, 200 में से 54 जोड़ दिया तो कितना होगा 254। लेकिन 11 हमने ज़्यादा जोड़ा था तो 11 क्या करते हैं, घटा देते हैं तो 243। अभी और कटेगा, 3 9 27 90, 3 1 3, 3 8 24, 3 और 24 81। अभी और कटेगा, 3 30 9, 3 3 9, 3 6 18, 27 3 81। अभी भी और कटेगा, ठीक है, 10 12 3 36, 3 9 27। अब नहीं कटेगा। कितना रेशियो आ गया हमारा ए बी और सी की, ये क्या हमारा रेशियो आया, प्रॉफिट का। इसी रेशियो में हम क्या करते हैं, प्रॉफिट को डिवाइड करते हैं। ठीक है, मैंने ये बात हमेशा आपको बताई है कि जो हम इन्वेस्टमेंट एंड टाइम का जब गुणा करते हैं तो इनका जो रेशियो आता है वो प्रॉफिट का आता है, लेकिन एक्यूरेट प्रॉफिट नहीं आता यहाँ से। उसी रेशियो में हम क्या करते हैं, प्रॉफिट को डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो अब कह रहा है कि ये 10 12 और 9 के रेशियो में 13,950 पर डिवाइड करना है। यानी ये टोटल कितना हो गया, 10 12 19, 19 12 31 यूनिट बराबर 13,950 रुपए है। 13,950 रुपए है तो एक यूनिट का मान कितना होगा, 13,950 बटा 31, यही तो होगा। ठीक है, तो एक यूनिट का बी का मान पूछ रहा है तो बी का मान कितना होगा,
तो 1 यूनिट का मान इतना आ गया, तो 12 यूनिट का मान कितना होगा? 13,950 बटा 31 गुणित 12। अब सॉल्व कर लेते हैं, तो ये कितनी बार जाएगा? 3 त्रिकाना 3 चौक 12, 4 बार गया, तो कितना आएगा? 4 इक्का 4 124, 15 5 बार जाएगा। तो ये कितना आ गया हमारा? 450। 450 का जब 12 में गुणा करेंगे तो 45 गुना 90 कर देते हैं, और 9 छक 5400, कितना आ गया? 5400। तो ये हमारा कितना आ गया? बी का मान 5400। बी का हिस्सा कितना होगा? 5400। कौन सा सही है? ये सी वाला। तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये बहुत हार्ड नहीं था, सिंपल था, फिर थोड़ा सा आपको कैलकुलेटिव था, ठीक। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है ये, आप इसे पढ़िए, फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने की कोशिश कीजिए, ठीक है। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, ठीक है। जितना आप क्वेश्चन पढ़ेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। मैं यही कहूँगा कि आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम में टाइम पे प्रैक्टिस करते हैं तो आपके पास प्रेशर काफ़ी होता है। अगर अभी से आपने प्रैक्टिस किया है, जब आप मॉक देने बैठोगे तो आपको रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा। जब क्वेश्चन आते हैं ना, तो अपना भी वो बनता है, क्या बढ़ता है? मोटिवेशन बढ़ता है, ठीक है। तो मोटिवेशन जब बढ़ता है तो न आने वाले क्वेश्चन भी आपको आने लगते हैं। मतलब ये नहीं है कि जैसे आपने कभी एक बार पढ़ा होगा तो वो चीज़ें भी याद आ जाती हैं, ठीक है। तो चलिए, आपने पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। कह रहा है कि P और Q मिलकर किसी कार्य को 40 दिनों में पूरा करते हैं। P और प्लस Q मिलकर कोई कार्य है, उसे 40 दिन में पूरा कर लेते हैं। जबकि P Q R मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में? P Q और R मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करते हैं? 25 दिन में। अब हम क्या करते हैं, इनका एलसीएम लेके टोटल वर्क निकाल लेते हैं। तो टोटल वर्क हमारा कितना होगा? 25-40 का रेशियो कितना होता है? और एलसीएम 200 होगा। तो 240 से भाग देंगे तो पी क्यू का कितना आ जाएगा एफिशिएंसी? 4 पंचे 20। ये पी और क्यू का दोनों का एफिशिएंसी, अगर टाइम दोनों का है तो एफिशिएंसी भी दोनों की ही आएगी। और पी क्यू आर का 25 दिन में कर रहे हैं, तो टोटल वर्क 200 है, तो एफिशिएंसी इनकी कितनी आ जाएगी? 8। मतलब ये पी क्यू आर की एफिशिएंसी कितनी है? 25। यहाँ पी क्यू की एफिशिएंसी 5 है, पी क्यू आर की एफिशिएंसी 25 है, तो यहाँ आर की एफिशिएंसी हमें पता चल जाएगी। 8 में से अगर 5 घटा दिया हमने, तो ये हमें क्या मिल गया? 3। ये हमारी आर की एफिशिएंसी आ गई। आगे कह रहा है क्यू आर से 33% कम कुशल है। कुशल मतलब क्या है? वो एफिशिएंट की बात कर रहा है, मतलब एफिशिएंसी की बात कर रहा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्यू और आर का रेशियो कितना होगा। कह रहा है क्यू जो है आर से 33.33%। 33.33% का मान आप जानते हैं कितना होता है? 1/3, ठीक है। अगर आर 3 है, आर से कह रहा है, तो अगर आर 3 है तो क्यू कितना होगा? 33.3% कम है, मतलब 1 कम है, तो आर क्यू का मान कितना होगा? 2। अगर आर 3 है तो क्यू कितना होगा? 2 होगा। तो आर का मान हमें पता होगा है, यहाँ से आर का एफिशिएंसी कितनी आ रही है? 3। तो 3 बराबर 3 हो रहा है, तो 2 बराबर कितना होगा? 2 होगा, ठीक है। 3 बराबर 3, तो 2 बराबर 2 हो जाएगा, क्योंकि 1 यूनिट बराबर 1 आ रहा है आंसर। तो अब क्या करना है, अब हमें क्या मिल गई? क्यू की एफिशिएंसी मिल गई। क्यू की एफिशिएंसी मिल गई, तो हम पी की एफिशिएंसी नहीं निकाल सकते? पी प्लस क्यू की एफिशिएंसी कितनी थी? 5। तो हम क्यू की एफिशिएंसी मिल गई, तो हम निकाल नहीं सकते। 5 में से 2 गया, तो पी की एफिशिएंसी कितनी आ गई हमारी? 3। पी की एफिशिएंसी आ गई। अब पूछ रहा है तो अकेले पी द्वारा 90% कार्य, टोटल वर्क हमारा कितना है? पी द्वारा 90% कार्य करने में कितना समय लगेगा? टाइम कितना लगेगा? तो टोटल वर्क हमारा है 200। 200 का 90% कितना होगा? 90/100। किस इफिशियंसी से करेगा वो? 3 की इफिशियंसी से। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 30 तिहाई 90। कितने दिन में करेगा ये? 30 दूनी 60 दिन में। कितने दिन में करेगा ये? 60 दिन में। तो कौन सा आंसर सही है हमारा? ये, ठीक है। कौन सा आंसर सही है? ये। कितने दिन में कर रहा है? 60 दिन में।
तो समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन हमारा है ये। आप इसे पढ़िए, फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है, लेकिन इसके आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। आपको जितना ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन जाके समझ में आ जाए कि कहना क्या चाहता है, कि ट्रिक से करना है कि बेसिक से करना है। ठीक है, चलिए पढ़ लिया होगा आपने, मैं उम्मीद करता हूँ। कह रहा है एक नाव धारा के अनुकूल, अनुकूल मतलब क्या होता है, डाउन स्ट्रीम। ठीक है, डाउन स्ट्रीम स्पीड बराबर क्या होता है, डाउन स्ट्रीम स्पीड, डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या होगी, v प्लस सी होती है, मतलब बोट की चाल प्लस करंट की चाल। और अप स्ट्रीम की स्पीड क्या होती है, अप स्ट्रीम की कितनी होती है, बोट में से करंट की चाल हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। कह रहा है 80 किमी की धारा, 80 किमी जो है धारा के अनुकूल चलती है, मतलब डाउन स्ट्रीम चलती है, और 60 किमी धारा के प्रतिकूल चलने में टाइम कितना लगता है, 9 घंटे लगता है। और आगे वही कह रहा है कि जबकि वही नाव, सेम नाव है, 120 किमी धारा के अनुकूल, मतलब 120 किमी अप डाउन स्ट्रीम जाने और 96 किमी अप स्ट्रीम आने में 14 घंटे का समय लगता है। तो समय बराबर क्या होता है, डिस्टेंस। 80 किमी अगर वो जा रही है किस स्पीड से, धारा के अनुकूल, तो अप स्ट्रीम की डाउन स्ट्रीम की बात कर रहा है, डाउन स्ट्रीम बराबर क्या होता है हमारा, बी प्लस सी की स्पीड से जा रही है। और आगे कितने की स्पीड से आ रही है, ये हमारा टाइम आ गया। आगे क्या आ रही है कि 60 किमी धारा के प्रतिकूल, मतलब अप स्ट्रीम से जा रही है, तो अप स्ट्रीम की स्पीड कितनी होगी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितनी हो गई, बी माइनस सी। तो ये भी टाइम है, ये भी टोटल टाइम, तो ये टोटल टाइम कितना लग रहा है, 9 घंटे। तो इक्वेशन नंबर हमारा 1 हो गया। आगे यही चीज कह रहा है सेम ऐसे ही, 120 किमी वो क्या कर रहा है, धारा के अनुकूल जा रहा है, तो मतलब वो बी प्लस सी से स्पीड से जा रहा है। और आगे 96 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जा रहा है, तो बी माइनस सी स्पीड से जा रहा है। तो टोटल टाइम कितना लग रहा है, 14 घंटे। स्पीड में जब हम क्या करते, सॉरी डिस्टेंस में हम जब स्पीड से भाग देते हैं तो क्या आता है, टाइम। डिस्टेंस में स्पीड से भाग दिया तो क्या है, टाइम। तो दोनों को मिला के यहाँ 9 घंटे लग रहा था, यहाँ 14 घंटे लग रहा है। ये इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 अपॉन इक्वेशन नंबर 2 करते हैं तो क्या होगा, इक्वेशन नंबर 1 अपॉन इक्वेशन नंबर 2 से, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 80। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसका गुणा इधर करेंगे तो इधर कितना हो जाएगा, 80 बी माइनस सी प्लस ये कितना हो जाएगा, इधर गुणा करेंगे तो 60 बी प्लस सी बराबर कितना, अपॉन कितना आ गया, ये बी माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन में ये कितना आ गया, 9। अब क्या करते हैं, पूरे का बटा हमने कहा है करते हैं। ठीक है, तो पूरे का बटा करने के लिए क्या किया, ये कर दिया। और यहाँ पे कितना करेंगे, इधर गुणा करते हैं तो 120 बी माइनस सी प्लस कितना, 96 बी प्लस सी, नीचे कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन कितना है ये, 14। ठीक है, तो ये क्या होगा, बी माइनस सी से ये कैंसिल, ये कैंसिल। अब यहाँ पे देखते हैं कुछ कॉमन होगा यहाँ, 4 24 चौका 96, 8 8 8 8 कॉमन कर लेते हैं, 16 85, 8 कॉमन कर लेते हैं, तो 8 कॉमन करेंगे, 8 यहाँ नहीं कॉमन होगा, ऊपर कितना कॉमन होगा, 4। तो ये कितना आ गया, 20 बच गया, अंदर कितना बच गया, 20 बी माइनस सी प्लस 15 चौका 60 बी प्लस सी, नीचे कितना हो गया, 8 कॉमन है, तो 15 8 120, 15 बी माइनस सी प्लस 8 12 8 96 बी प्लस सी, ये कितना आ गया हमारा, 9/14, 4 दूनी 8, 2 और 2 सत्ते 14। अब इसका गुणा इधर कर लेते हैं, इसका गुणा इधर कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 140 बी माइनस 140 सी,
और 15 सत्ते 105, 105 बी प्लस 105 सी। इधर कितना हो जाएगा 9, 15 9 135 बी, ठीक है, नीचे लिख दे रहा हूँ, प्लस 15 9 135 सी आ जाएगा, प्लस 12 9 108 बी प्लस 108 सी। ये इतना हमारा आ गया। अब इसे सॉल्व करना पड़ेगा। आप सोच रहे होंगे कि इसका शॉर्टकट है, कोई शॉर्टकट नहीं भाई, इसका पूरा सॉल्व ही करना पड़ेगा आपको। तो पूरा का पूरा सॉल्व ही करना पड़ेगा यहाँ पे आपको। तो कितना है 140 बी, यहाँ कितना हो जाएगा 105 बी, 140 बी 105 बी कितना हो गया 245 बी बच गया इधर, और 140 में से 140 सी में से 105 सी गए तो कितना कितना हो जाएगा, माइनस का कितना आएगा 35 सी आएगा भाई। और यहाँ पे इस तरफ कितना बचेगा 135, 108 गया, 135 8 143 मतलब 243 बी हो गया इधर, और 135 में से 108 गया 27 सी। अब सी को इधर लाते हैं, बी को इधर ले जाते हैं, तो कितना होगा, ये इधर आएगा तो माइनस आएगा तो 2b यहाँ हो जाएगा, और ये 35 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 8c, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है तो कितना आएगा 8c। तो b बराबर कितना 2c। तो b और c का रेशियो कितना आ गया, सॉरी 2 चौका 8 4 आएगा, 4 1, ठीक है 4 1 आ गया। अगर मैं इसे 4 मान लूँ, 4x और इसे x, इसे 4x इसे x, तो हमारी अब इसमें किसी में एक में हम रख देते हैं, किसी एक में अगर हम रख देते हैं तो हमारा क्या मिल जाएगा, x का मान मिल जाएगा। तो 80 बटा इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं, 80 बटा b प्लस सी है मतलब 4 1 5x हो जाएगा, यहाँ 60, 4x में से 1x गया क्योंकि b माइनस सी है तो b में से c घटाएंगे तो यहाँ कितना आएगा 3x, ठीक है। तो बराबर कितना है 9, 3 दूनी 6 20 और 16 पंचे 80, यहाँ 20 यहाँ x x बच गया, मतलब हार बराबर है तो आपस में क्या होंगे जोड़ जाएंगे, 36 बटा x बराबर 9, तो 9 चौके 36, तो x का मान कितना आ गया हमारा 4 आ गया, सीधे सीधे 4 आ गया। तो ये कितना होगा हमारा, अब b का मान कितना हो जाएगा हमारा, b का मान हो जाएगा 4x है तो x बराबर 4, तो 4 चौका 16, और ये कितना होगा 4, c का मान कितना होगा 4, ठीक 16 किमी प्रति घंटा, यहाँ 4 किमी प्रति घंटा। तो अब हमें अगर कह रहा है कि धारा के प्रतिकूल टाइम कितना निकालना, कैसे निकालेंगे हम 144 किलोमीटर, तो 144 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जा रहा है तो उसकी स्पीड कितनी होगी, प्रतिकूल मतलब क्या, ये अप स्ट्रीम b माइनस सी, b भी हमें पता हो गया है यहाँ से, b के मान 4, c के मान b के मान 16, c का मान 4, तो ये कितना हो जाएगा 12, 144 किलोमीटर का है सॉरी, तो 12 से भाग दे देंगे तो टाइम कितना लगेगा, 12 बरे हम 144 12 घंटे, कितना लग रहा है 12 घंटे। थोड़ा सा जगह का प्रॉब्लम है तो देख लीजिएगा आप लोग, कितना घंटे 12 घंटे। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। क्या करना पड़ेगा भाई, इसके लिए पूरा सॉल्व ही करना पड़ेगा, इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपको बेसिक्स आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन ट्रिक पे होते हैं, कुछ क्वेश्चन बेसिक पे भी होते हैं, ठीक है। तो इतना तो आपको करना पड़ेगा। तो चलिए समझ में आ गया होगा, जगह की प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा आपको, लेकिन अगर आप देखेंगे तो प्रोसेस बाय प्रोसेस समझ में आ जाएगा। तो आग समझ में आ गया होगा, ठीक है। बढ़ते हैं, आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि 10 क्वेश्चन हो गया हमारा। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।